सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए भाई, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हम कितनी कर चुके हैं। हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में ये मैंने आपको बता दिया है भाई, कौन से डी ऑर्बिटल होंगे। CFT हम जब अप्लाई करते हैं एक कम्प्लेक्स पर, एक ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स पर, वहाँ हाइब्रिडाइजेशन से हमें पता लगता है कि कितने डी ऑर्बिटल हैं, और वो डी ऑर्बिटल कौन से हैं वो हमें CFT से पता लगता है। किससे? CFT से। ओके, तो अब हम क्या देखेंगे, अब हम सुनिएगा आप। तो अब हम जो यहाँ पर क्या देखेंगे भाई, अब हम ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स में ये जो सेपरेशन होता है ना, अभी तक हम ये चीज़ देख रहे थे कि सेपरेट क्यों होता है। वो चीज़ मैंने आपको बता दी कि लिगैंड जो मेटल के डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन उनके साथ रिपल्सन होता है, और उन डी ऑर्बिटल की एनर्जी जो है वो डिजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं वो नॉन डिजेनरेट में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो सेपरेट हो जाते हैं। ये तो हमने देख लिया। अब इसका कंप्लीट मेथड समझते हैं। इसका एक स्ट्रक्चर बनता है, इसमें एनर्जी भी होती है भाई। कितनी एनर्जी होती है? CFSC भी आती है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, और उसका कंप्लीट एक स्ट्रक्चर बनता है। तो उस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम समझते हैं। पहले देखिए, ये एक मेटल है हमारे पास, ठीक है। इसके ये इस प्रकार ऑर्बिटल्स हैं यहाँ पर, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पर ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास ये लिगैंड है, ये लिगैंड, ठीक है, इस प्रकार, ठीक है। ये लिगैंड्स हैं भाई। ओके, दिखाई दे रहा है ना आपको। तो क्या होता है कि मैंने अभी तक बताया कि भाई लिगैंड आ रहे हैं और 2 ऑर्बिटल्स के साथ वो ओवरलैप कर रहे हैं। डी ऑर्बिटल्स जो हैं 2 डी ऑर्बिटल्स के साथ वो ओवरलैप कर रहे हैं। अभी तो मैंने आपको यही बताया, ठीक है। बट भाई कौन से हैं ये भी पता लग गया मेरे को, इन ऑर्बिटल्स के साथ करेगा। बट मैंने देखा कि मेटल के चारों ओर से क्या आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, लिगैंड आ रहे हैं। मैंने मेटल के चारों ओर से यहाँ पर क्या आ रहे हैं, लिगैंड, और डी ऑर्बिटल भी प्रेजेंट है मेटल में। मतलब कि 5 डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है ना, 1s 5d और 3p ऑर्बिटल्स, मतलब इसमें प्रेजेंट है ये ऑर्बिटल जिनके साथ जो हमारे हाइब्रिडाइजेशन में है, ठीक है। तो भाई अब ये मेटल के चारों तरफ से जब आएंगे लिगैंड, तो वो क्या करेंगे, वो थोड़ा थोड़ा रिपल्सन महसूस करेंगे। अभी ओवरलैपिंग नहीं हुई, जो 2d ऑर्बिटल्स हैं उनके साथ अभी ओवरलैपिंग नहीं हुई। अभी लिगैंड इनके पास आ रहे हैं, देखो पास पहुंच गए। तो जो डी ऑर्बिटल है ना, 5 डी ऑर्बिटल, जो D5 है, ये जो D5 ऑर्बिटल है, इनको थोड़ा थोड़ा रिपल्सन महसूस होगा, रिपल्सन, जिसके कारण ये 5 के 5 डी ऑर्बिटल अपनी एनर्जी को इंक्रीज कर लेते हैं। जब भी तो हम इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं, इस स्ट्रक्चर को ऐसा बनाते हैं, इसी कारण तो बनाते हैं, इसी प्रकार बनाते हैं ना हम। ये तो हमारी डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं जिनकी एनर्जी लो है और जो कि एक फिक्स एनर्जी है सभी की। उसके बाद हमारे रिपल्सन महसूस होता है, इनको क्या महसूस होता है, रिपल्सन, और वो अपनी एनर्जी को थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं रिपल्सन करने के बाद। और फिर एक स्टेट आती है, वहां पर भी सभी के सभी ऑर्बिटल्स डीजनरेट में रहते हैं, लेकिन उस स्टेट को बोलते हैं हम स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड स्टेट। स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड स्टेट। वाई स्फेरिकल? क्यों? क्योंकि मेटल के चारों ओर से लिगैंड आ रहे हैं और स्फेरिकली उसको रिपल्सन महसूस हो रहा है। मतलब कि चारों ओर से उसको मेटल के डी ऑर्बिटल जो उनको रिपल्सन हो रहा है, रिपल्सन महसूस हो रहा है, जिसके कारण वो 5 डी ऑर्बिटल की एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी थोड़ी सी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जो मेटल के डी ऑर्बिटल पहले लिगैंड के साथ ओवरलैप कर जाएंगे ना, जो मेटल के डी ऑर्बिटल लिगैंड के साथ पहले ओवरलैप कर जाएंगे, और वो कौन करेंगे, जो लिगैंड के पास होंगे। और लिगैंड के पास कौन से होंगे भाई, लिगैंड के पास जिनका डिस्टेंस किनका कम होंगे, अलोंग द एक्सिस वालों का। ये मैं बता चुका हूं आपको, ठीक है। क्यों? क्योंकि पोजीशन देखिए, बिटवीन द एक्सिस वालों में प्रॉब्लम होती है, लिगैंड को इस टाइप आना पड़ता है। और अलोंग द एक्सिस वाले जो होते हैं ना, वहां पर डायरेक्ट हमारा लिगैंड इस टाइप से हेड टू हेड ओवरलैप कर लेता है। बिटवीन द बॉन्ड होते हैं ना, यहाँ पर मान लो हमारा लिगैंड भी p ऑर्बिटल कंटेन करके रखता है, ठीक है। और जब आगे बाइंड करता है तो बिटवीन द एक्सिस वालों में वो इतनी अच्छी ओवरलैपिंग नहीं करता क्योंकि डिस्टेंस गैप हो जाता है। लेकिन जो हमारे p ऑर्बिटल अलोंग द एक्सिस होते हैं ना, उन p ऑर्बिटल के साथ, उन d ऑर्बिटल के साथ वो हमारा जो लिगैंड है वो अच्छे से ओवरलैपिंग दिखाता है, अपनी अच्छे से ओवरलैपिंग दिखाता है। बेशक से वो s ऑर्बिटल्स वाले लिगैंड हो, बेशक से वो p ऑर्बिटल्स वाले लिगैंड हो, ठीक है। तो अच्छे से ओवरलैपिंग शो करेंगे खुद की, ठीक है।
इस प्रकार वो अच्छे से अपनी ओवरलैपिंग दिखाएंगे किन के साथ, जो अलोंग द एक्सिस ऑर्बिटल्स होंगे। तो भी अलोंग द एक्सिस डी ऑर्बिटल तो दो ही हैं, डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल, दो ही हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, चारों तरफ से लिगैंड आ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा रिपल्सन महसूस हुआ, एनर्जी इंक्रीज होगी डी ऑर्बिटल की। उसके बाद डी ऑर्बिटल जो लिगैंड होंगे पहले किन के साथ कर जाएंगे ओवरलैपिंग, डी ऑर्बिटल जो कि अलोंग द एक्सिस है उनके साथ कर जाएंगे। वो पास भी हैं, उनमें और लिगैंड में डिस्टेंस कम है, ठीक है, उन ऑर्बिटल्स में अलोंग द एक्सिस वालों में और लिगैंड वाले ऑर्बिटल्स में डिस्टेंस कम होता है देन बिटवीन द एक्सिस वालों में। तो पहले कौन लिगैंड के साथ ओवरलैपिंग कर जाएगा, अलोंग द एक्सिस डी ऑर्बिटल, और जैसे ही ओवरलैपिंग होगी वैसे ही वो सेपरेट हो जाएंगे। और जो ये अलोंग द एक्सिस वाले जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं इनकी एनर्जी हाई हो जाती है, और जो ऑर्बिटल बिटवीन द एक्सिस वाले होते हैं इनकी एनर्जी लो हो जाती है। बिकॉज पहले किसके साथ लिगैंड ओवरलैप करेगा, जो अलोंग द एक्सिस वाला होगा, बिकॉज उसके साथ अच्छी बॉन्डिंग होगी, वहां पर डिस्टेंस कम होगा, वो पहले ओवरलैप कर जाएंगे देन बिटवीन द एक्सिस वालों से। और ये डिस्टेंस वाला मैटर भी मैंने बता दिया बिटवीन द एक्सिस वालों के साथ क्यों नहीं करता, बिकॉज ऐसे पी ऑर्बिटल अगर आ रहा है तो यहाँ पर डिस्टेंस गैप होता है, लेकिन अलोंग द एक्सिस वाले में ऐसा कोई डिस्टेंस गैप नहीं होता, वो डायरेक्ट आता है, हेड टू हेड ओवरलैप कर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि सेपरेट होगा कौन से वाले, एनर्जी किन की ज्यादा हुई, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल वाले की एनर्जी जो है हाई हो गई। इसीलिए हम किस प्रकार सेपरेट करते हैं देख लीजिए। अब देख लीजिए, डायग्राम बना लीजिए। अब हम जो ऑक्टाहेड्रल का जो क्रिस्टल फील्ड सेपरेटिंग का जो एक डायग्राम होता है, एनर्जी लेवल डायग्राम, वो बनाते हैं। देखिए, बनाइए एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। उसके बाद हम क्या देखते हैं भाई, एक एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं किसका, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का। तो बनाइए भाई, मेटल कितने डी ऑर्बिटल कंटेन करके रखता है, 5 डी ऑर्बिटल, ये 5 डी ऑर्बिटल बना दीजिए, ठीक है। ये कौन सी है भाई, डीजेनरेट स्टेट है, जो स्टार्टिंग स्टेट होती है मेटल की, जो कौन सी स्टेट है भाई, स्टार्टिंग की स्टेट है जो मेटल की, ठीक है। ये है यहाँ पर भाई एनर्जी ई, ठीक है, ओके। ये कौन कौन सी ऑर्बिटल है, डी एक्स वाई, ये ऑर्बिटल लिख लिए, डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल, डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल लिख लिए। ये मैं बोल रहा हूँ लिख लो। सबसे पहला डी एक्स वाई, फिर डी एक्स जेड, फिर डी जेड स्क्वायर, वो डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, फिर उसके बाद डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर उसके बाद डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल लिख लेना। फिर क्या हुआ, और मेटल के चारों ओर मतलब कि लिगैंड आए, रिपल्सन महसूस हुआ, एनर्जी इंक्रीज हो गई, एनर्जी इंक्रीज हो गई। दिखा दीजिए, दिखा दीजिए। एनर्जी जो इंक्रीज हुई है वो कौन सी स्टेट है भाई, जो पांचों के पांचों डी ऑर्बिटल की एनर्जी इंक्रीज हुई है, पांचों के पांचों डी ऑर्बिटल डी जनरेट है, सभी की एनर्जी सेम है, बट एनर्जी इंक्रीज हुई है पांचों के पांचों डी ऑर्बिटल की, वो कौन सी स्टेट है, स्फेरिकल, स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड स्टेट। अब इसको हमने क्या बोला, अब इसको हमने स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड स्टेट क्यों बोला, क्यों बोला अभी स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड स्टेट, क्योंकि इसको चारों ओर से लिगैंड, एक ये मेटल है इस प्रकार से गोल, और चारों ओर से इसको क्या महसूस हो रहा है, रिपल्सन महसूस हो रहा है, क्योंकि चारों ओर से लिगैंड आ रहे हैं, ठीक है। इसको रिपल्सन महसूस होगा तो फिर क्या होगा भाई, अगर इसको रिपल्सन महसूस हो रहा है तो सभी की जो एनर्जी बढ़ेगी, और स्फेरिकल बढ़ रही है, स्फेरिकली बढ़ रही है, तो ये हमने बोल दिया स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड स्टेट, ठीक है। उसके बाद यहां पर क्या होगा, अब क्या होगा, अब जो लिगैंड है उनके साथ किन के साथ ओवरलैपिंग कर जाएंगे, जो पहले ओवरलैप, जो नजदीक होंगे लिगैंड के, और लिगैंड के नजदीक कौन से होते हैं, अलोंग द एक्सिस वाले, ना कि बिटवीन द एक्सिस वाले। सो बिटवीन द जो एक्सिस वाले डी ऑर्बिटल होंगे वो उनकी एनर्जी लो हो जाएगी, उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, वो लो हो जाएगी, और जो अलोंग द एक्सिस वाले जो डी ऑर्बिटल होंगे उनकी एनर्जी हाई हो जाएगी। इसीलिए हम यहाँ पर जो सेपरेट है वो इस प्रकार करते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर जो सेपरेशन है वो इस प्रकार दिखाते हैं, ठीक है। अब पता लग गया होगा आपको, जो सेपरेट जो करते हैं हम इनको डी ऑर्बिटल्स को, वो किस ऐसे क्यों करते हैं, ठीक है। इसी कारण यहाँ पर क्या होता है, जो ऑर्बिटल्स का जो सेपरेशन होता है वो इस प्रकार होता है। ये एनर्जी होती है, ये एनर्जी मतलब ये इंक्रीज एनर्जी, जैसे ऑर्बिटल ऊपर जाते जा रहे हैं वहां से
मतलब कि ऑर्बिटल की एनर्जी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। ओके, तो देखिए भाई अब इनका सेपरेशन हुआ, किस किस चीज में हुआ भाई, T2G में और EG में, T2G और EG, ठीक है। हमने किस में सेपरेट किया इनको, T2G और EG, T2G और EG में, ठीक है। ओके, T2G में और EG में इनको सेपरेट कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये जो बीच वाली लाइन होगी ना, ये यहाँ से एक गैप भी तो जाएगा, गैप, ये जो गैप होगा ये वाला, ये कहलाएगा भाई बैरी सेंटर। क्या कहलाएगा ये कहलाएगा भाई बैरी सेंटर, ठीक है। आप, मैं इसको रफ कर रहा हूं, थोड़ा सा इसको रफ कर रहा हूं मैं, ठीक है। ओके, ये थोड़ा सा ऊपर लेके आज इसकी थोड़ी एनर्जी हाई दे, क्योंकि ऑर्बिटल जिनके साथ पहले ओवरलैप हुआ है ना, उसकी एनर्जी थोड़ी ज़्यादा दिखाओ, इसीलिए उसको मैंने रफ कर दिया। इनकी एनर्जी थोड़ी ज़्यादा दिखाओ और इनकी एनर्जी थोड़ी कम दिखाइए। अब देखिए गैप ज़्यादा है, गैप सेम है क्या, ये जो होता है यहाँ पर, ये जो होता है ये होता है बैरी सेंटर। ये जो सेंटर गया हुआ है ना, ये सेंटर, बिल्कुल ये सेंटर होता है, जस्ट ये वाला, इस सेंटर को हम क्या बोलते हैं अभी, बैरी सेंटर, बैरी सेंटर, बैरी सेंटर। इस सेंटर से ही हम देखेंगे कि भाई T2G की कितनी एनर्जी है, T2G में कितनी एनर्जी गैप है और इसमें कितना एनर्जी है। मतलब कि अगर हम यहाँ इस एनर्जी गैप है ना, इस एनर्जी गैप से ही देखेंगे कि ये तो कितने एनर्जी नीचे गए हैं, ये बैरी सेंटर है, ये एक बैरी सेंटर है, ठीक है। इस सेंटर से ये तो कितनी नीचे एनर्जी पे गए हैं और ये कितनी एनर्जी पे गए हैं, कितनी ऊपर एनर्जी पे गए हैं, ठीक है। और इन टोटल एनर्जी के बीच का गैप जो होता है वो होता है 10 DQ, 10 DQ बोल दो, या इक्वल टू 1 ऑक्टाहेड्रल। ये मतलब कि डेल्टा ओ किसका चिन्ह है, ये जो डेल्टा ओ है ये किसका सिंबल है, CFSE का, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ये चीज भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ओके, तो आपने बैरी सेंटर बना लिया होगा आपने बैरी सेंटर, ये बैरी सेंटर बना लीजिए, बिल्कुल सीधा बना लीजिए बैरी सेंटर, ठीक है। ये हमारा बैरी सेंटर है। ओके, अब इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या है भाई, मैंने आपको बता दिया सेपरेट होता है किन किन में, T2G में और EG में ये सेपरेट हो जाता है। अब T2G और EG में भी क्यों हुआ ये चीज मैं बताऊंगा, इनको क्या नाम दिए। तो देखिए सबसे पहले आप लिख लीजिए इस कंप्लीट एनर्जी का गैप, ये जो कंप्लीट एनर्जी है इन दोनों ऑर्बिटल के बीच में, एनर्जी गैप बिटवीन द T2G एंड EG वो कितना है, 10 DQ या फिर इक्वल टू 1 डेल्टा नोट। और डेल्टा नोट यहां पर क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, डेल्टा नोट इज इक्वल टू क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। हम जो यहाँ पर डेल्टा है वो क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, और ये ओ है ना, ये है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, डेल्टा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का गैप, और ये जो ओ है ये शो कर रहा है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए अगर ये चिन्ह है, ये वाला या ये वाला, ठीक है, ये क्या शो करता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, और ये क्या है, टेट्राहेड्रल, मतलब कि T, अगर T होगा तो टेट्राहेड्रल, O होगा तो ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पर जो एनर्जी गैप है वो इन दोनों के बीच का वो किसके इक्वल है, 10 DQ, वो 10 DQ या फिर इक्वल टू 1 ऑक्टाहेड्रल CFSE, ठीक है, 1 ऑक्टाहेड्रल 1 डेल्टा Q, 1 डेल्टा नोट, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम एक चीज देखते हैं कि भाई यहाँ से एनर्जी dxy dxz और dyz है, उनकी एनर्जी तो लो हुई है, और जो हमारे जो dx² - y² dz² ऑर्बिटल उनकी हाई हुई है, बट कितनी हुई है वो चीज आप लिख लीजिए यहाँ पर, वो चीज आप लिख लीजिए। जो हमारी EG ऑर्बिटल्स है ना, EG ऑर्बिटल जो अलोंग द एक्सिस, उनकी एनर्जी इंक्रीज हुई कितनी, पॉजिटिव 0.6 डेल्टा नोट, डेल्टा O लिख लीजिए, पॉजिटिव 0.6 डेल्टा O। और जो इनकी नीचे वालों की जो एनर्जी डिक्रीज हुई वो कितनी हुई भाई, इन ऑर्बिटल्स की कितनी एनर्जी डिक्रीज हुई वो लिख लीजिए आप, वो हमारी हुई भाई नेगेटिव 0.4 डेल्टा O। मतलब कि इसका क्या है, मतलब कि भाई बैरी सेंटर से, ये हमारा बैरी सेंटर था जो कि डीजेनरेट लेवल ऑफ एनर्जी था, ये हमारा बैरी सेंटर था जो कि जहां पर एनर्जी जो है बिल्कुल डीजेनरेसी में था, बिल्कुल इक्वल थी। लेकिन जैसे ही लिगैंड क्या हुए, ओवरलैप हुए ना अलोंग द एक्सिस वाले ऑर्बिटल्स के साथ, तो भी अलोंग द एक्सिस वालों की तो एनर्जी इंक्रीज होगी कितनी, पॉजिटिव 0.6 डेल्टा O। और जो dxy dxz dyz थे उनके साथ ओवरलैपिंग बाद में हुई तो उनकी एनर्जी डिक्रीज हो गई,
और उनके साथ तो ओवरलैपिंग ही नहीं हुई, सॉरी उनके साथ तो ओवरलैपिंग ही नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि दो ही डी ऑर्बिटल है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो ओवरलैप कर रहे हैं, इनके साथ तो ओवरलैपिंग ही नहीं हुई, तो इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। और कितनी होगी? -0.4 डेल्टा ओ। और इनका कंप्लीट का जो गैप होगा वो होगा 10 dq इज इक्वल टू 1 डेल्टा ओ। ठीक है, और ये कंप्लीट जो गैप होता है इसको हम क्या बोलते हैं? ये CFSE गैप होता है। दिस इज ए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी गैप। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी गैप, इसको हम गैप को क्या बोलते हैं? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी गैप। इस कंप्लीट गैप को, यहां से लेके यहां तक के गैप को क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी गैप बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ? अब हम बोले कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या है भाई? द एनर्जी गैप बिटवीन द T2G एंड EG इज ए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ठीक है, जो कि कब आता है? जो कि डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग के बाद आता है। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या है? जब हमारे डी ऑर्बिटल स्प्लिट होंगे और जो T2G और EG के बीच में जो एनर्जी गैप होगा वही स्टेबलाइजेशन एनर्जी होगी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो लिख लीजिए आप, द एनर्जी गैप बिटवीन द T2G एंड EG, दिस इज कॉल्ड एज अ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी आफ्टर स्प्लिटिंग। याद रखना। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। दोबारा लिख लीजिए कि जो स्प्लिटिंग होगी, द स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, द स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स एंड देन कम T2G और EG एंड देन रिलीज ए एनर्जी। मतलब ये मैं क्या बोल रहा हूं? जब ये स्प्लिटिंग होती है ना, जब ये डीजनरेसी स्प्लिटिंग होती है तो ये सेपरेट होता है T2G और EG में, तो वहां पर एनर्जी रिलीज होती है, वो होती है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्या होती है वो? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। दोबारा लिख लीजिए, ले लिखवा देता हूं आपको, मैं लिखवा देता हूं। CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या होता है? स्प्लिटिंग द T2G और EG डी ऑर्बिटल देन रिलीज द एनर्जी, दिस इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्या बोला मैंने? द स्प्लिटिंग ऑफ T2G EG ऑफ डी ऑर्बिटल, की जो स्प्लिटिंग होगी T2G और EG में डी ऑर्बिटल की, देन वहां पर रिलीज होगी एक एनर्जी, और वो एनर्जी कौन सी होगी? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ठीक है, दिस इज ए एनर्जी गैप। और क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का जो गैप होता है वो टोटल वो इतना होता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, कितना? 10 dq इज इक्वल टू 1 डेल्टा ओ। ठीक है, तो लिख लीजिए ये। ठीक है, हो गया, ये डायग्राम हो गया होगा आपका, ये डायग्राम आपने बना लिया भाई। अब लिखिए आप इन T2G को। भाई देखिए, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जो हमारे जो BSc वाले ना, MSc BSc जो सब्जेक्टिव दोगे टेस्ट, तो वहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन पूछ ली जाती है। तो बता देना कि इसकी स्प्लिटिंग के बाद जो डी ऑर्बिटल होते हैं, स्पेरिकल क्रिस्टल फील्ड डी ऑर्बिटल्स, उनकी स्प्लिटिंग के बाद और जो वो T2G और EG में स्प्लिट हो जाते हैं ना, और उस टाइम वहां पर जो एनर्जी रिलीज होती है, T2G और EG में डी ऑर्बिटल स्प्लिट होते हैं, तो उस टाइम वहां पर जो एनर्जी रिलीज होती है वही एनर्जी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कहलाती है। वही एनर्जी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कहलाती है। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पर आप कि T2G और EG, भाई इनको नाम हमने T2G और EG क्यों दिया? तो लिखिए, T2G मीन्स होता है ट्रिपली जनरेट। T2G मीन्स होता है ट्रिपली जनरेट ऑर्बिटल्स। ठीक है, EG मीन्स होता है डबली जनरेट ऑर्बिटल्स। तो भाई यहां पर क्या बोल रहा हूं मैं? T2G मीन्स होता है ट्रिपली डिजनरेट ऑर्बिटल्स। ट्रिपली डिजनरेट मतलब कि ऐसे 3 ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम हो। ट्रिपली डिजनरेट मीन्स ऐसे 3 ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम हो, तो वो ये हैं 3। ठीक है, तो T2G दे दिया इनको नाम। EG मीन्स डबली डिजनरेट ऑर्बिटल्स, मीन्स ऐसे 2 ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम हो, तो उनको हमने बोल दिया डबली डिजनरेट। और यहां पर जो T2G में और EG में ये जो
2G और EG यूज किया, G यूज किया है। ये 2 और G क्यों यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर? टेट्राहेड्रल में नहीं करते, लेकिन यहाँ पर करते हैं 2G। क्यों करते हैं? बिकॉज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज कंप्लीटली ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स विद प्रेजेंट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। बिकॉज यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है, यहाँ पर एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, इस कारण हम यहाँ पर 2 और G का यूज करते हैं। मतलब कि G का यूज क्यों करते हैं? इसी कारण करते हैं। ऑक्टाहेड्रल में सिंपली मैं 2 तो नहीं बोलूंगा, 2 नहीं बोलूंगा, ओनली G बोलूंगा। क्यों करते हैं भाई? हम ओनली T2G और EG क्यों लिखते हैं? टेट्राहेड्रल में लिखते हैं ओनली T2E, T2 और E में सेपरेट करते हैं टेट्राहेड्रल में तो, लेकिन ऑक्टाहेड्रल में सेपरेट करते हैं T2G और EG। तो ये G क्यों लिखा जाता है? बिकॉज हमारा जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है, लिख लीजिए, बिकॉज जो हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है वहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है कंप्लीटली। देखिए कहीं पर भी चले जाइए, यहां पर जाओगे तो सेम नेचर मिलेगा, इस साइड जाओगे सेम नेचर मिलेगा, इस साइड जा रहे हो सेम, 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 मतलब कि सभी जगह सेम नेचर है। तो मतलब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर I प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। इसी कारण हमने यहाँ पर क्या यूज किया है? T2G और EG। इस G को जो हमने इस कारण यूज किया है क्योंकि यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ओके, तो फाइनली मैंने आपको जो है, फाइनली और कुछ रह गया क्या भाई? और कुछ देख लेता हूं मैं, रह गया क्या? और कुछ भी नहीं रहा भाई, और कुछ भी ना, और कुछ भी नहीं रहा है। ये जो डेल्टा O इज इक्वल टू क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इक्वल टू 10 dQ एंड 1 डेल्टा O के इक्वल होती है। ये चीज मैंने बता चुका हूं। तो ये यहाँ पर क्या होती है भाई? क्रिस्टल फील्ड, ये कंप्लीटली ये वाली जो स्टेट होती है, इस स्टेट को हम क्या बोलते हैं? इस वाली स्टेट को हम क्या बोलते हैं? CFSC, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी स्टेट ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सबसे पहले ये वाली स्टेट थी, सिंपल जो स्टेट होती है, लिगैंड है, स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड स्टेट बनी। फिर उसके बाद इसकी स्प्लिटिंग हुई तो कौन सी स्टेट बनी? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी बोल सकते हो, या बोल सकते हो तुम स्टेबलाइजेशन एनर्जी मत बोलना, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी स्टेट ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। स्टेबलाइजेशन एनर्जी मत बोलना है, बोलना तुम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी स्टेट ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये कौन सी स्टेट है कंप्लीट? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी स्टेट ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी स्टेट ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ये वाली स्टेट। ठीक है, ये कंप्लीट जो स्टेट बनी है। ठीक है, और क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या है? जो डी ऑर्बिटल जब T2G और EG में स्प्लिट हो जाते हैं और उसके बाद जो एनर्जी रिलीज होती है, या फिर उसी टाइम, ठीक है, splitting of d orbital into T2G and EG then release a energy, splitting of d orbital into T2G and EG then release energy, this energy is called as a crystal field stabilization energy। ठीक है, ओके। तो चलिए मैंने आपको ये चीज बता दिया भाई, डिफाइन कर दिया है। ठीक है, एक मिनट रुकना। ठीक है, ओके। तो मैंने आपको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में सारी चीजें बता दी हैं। CFT में क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी में मैंने आपको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को कंप्लीट डिफाइन कर दिया। एक एक चीज बताइए भाई, किस प्रकार क्या हुआ, क्यों हुआ। मैंने मतलब कि आपको एक एक चीज डिफाइन कर दिया। आपको मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आपको केमिस्ट्री नहीं आ रही। ठीक है, मेरा सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, जो भी चीज समझो अच्छे से समझो। ठीक है, पता लगे कि क्या हो रहा है, ये नहीं कि ऊपर से करके, ऊपर से करोगे तो कभी क्वेश्चन नहीं आएंगे। हर चीज को, हर एक चीज में अगर जाओ तो अंदर तक जाओ और उस चीज को समझो, बस यही है मैटर। यही चीज करता है, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ो तो भाई उसको अंदर तक रट लेना, जम माइंड में घुसा लेना, बस। ठीक है, मेरा मेन मोटिव मेरा यही है कि भाई मानता हूँ एक लेक्चर में मतलब कि 2-3 पेज ही आपको करवा पा रहा हूँ, और जो समझाने वाली चीज़ है भाई, ये CFT मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मेरे को समझाना पड़ रहा है अच्छे से। आप BSc MSc मास्टर जो नेट JRF की मैंने बोली हुई है आपको तैयारी, भाई मैंने अगर मैं चाहूँ तो इसको 1 मिनट में भी खत्म करवा सकता हूँ डायरेक्ट, मतलब लिखवा के, लेकिन मैं इसको +2 और BSc वालों के लिए थोड़ा आराम से करवाना पड़ रहा है। ठीक है, इसलिए ज़्यादा कोई टेंशन मत लेना। आपके सारी कन्फ्यूज़न जो है भाई, लेक्चर थोड़े ज़्यादा बनेंगे, लेकिन अच्छे बनेंगे, इतनी मेरी गारंटी है कि आप देख लोगे ना तो मान लेना आपको चीज़ समझ में आ गई है। मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अंडरस्टैंडिंग, मेरे स्टूडेंट की जो मेरे वीडियो को देख रहा है कि उसको मतलब कि उसकी अंडरस्टैंडिंग मेरे साथ अच्छी बन रही है या नहीं,
मतलब ये वो मेरे लेक्चर्स को अच्छे से समझ पा रहा है या नहीं। अगर मैंने 5 मिनट आया मैं और 15 मिनट के अंदर मैंने अगर 10 पेज करवा दिए और आपको समझ में नहीं आया तो उसका मेरे लिए कोई बेनिफिट नहीं है। मैं अगर यहाँ पर आपके लिए 10-10 घंटे 11-11 घंटे आपके लिए लगा रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, और वो वीडियो बनाई भी और आपको नहीं समझा पाया ना, तो मेरे लिए कोई महत्व नहीं है उस चीज़ का। मैं महत्व उसी चीज़ का रखता हूँ और समझता हूँ एक टीचर का और एक गुरु का, कि वो जो पढ़ाए और वो स्टूडेंट को समझ में आए बस। बेशक से लेक्चर लग जाएंगे 40 मेरे, मैं जानता हूँ मेरे लेक्चर इसमें 40 से भी ऊपर जाने वाले कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। चाहूँगा तो कम करूँगा, कोशिश करूँगा कम हो जाए, लेकिन लग जाएंगे लेक्चर, मेरे को कोई इसकी टेंशन नहीं है, मैं बना लूँगा। बस यही बात है, थोड़ा सा ज़्यादा लेट तक पढ़ाना पड़ेगा आपको आराम से, मतलब थोड़ा मेरी एनर्जी लगेगी, आपकी भी एनर्जी लगेगी, क्योंकि आपको पढ़ना पड़ेगा लेक्चर एक एक को, नोट्स बनाना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ मैं एक चीज़ मानता हूँ, लेकिन आपको मैंने चीज़ समझा दी ना तो मैं समझ लूँगा कि मुझे केमिस्ट्री थोड़ी बहुत मेरे गुरु जी ने जो समझाई थी वो मेरे को समझ में आ गई। पूरी केमिस्ट्री तो किसी को नहीं आती, कोई भी सब्जेक्ट याद रखना, साइंस का कंप्लीट किसी को नहीं आता, लेकिन मेरे गुरुजनों से मैं जितना पढ़ा हूँ, ठीक है, 12th से लेके मास्टर्स तक मैंने किया है, उसके बाद रिसर्च में भी जाएंगे, पीएचडी वगैरह भी करेंगे, तो आगे भी पढ़ेंगे, तो आप आगे भी आपको हायर लेवल की स्टडी देंगे, सभी स्टूडेंट को अच्छी स्टडी देंगे, अच्छे हायर लेवल की स्टडी आपको करवाएंगे। तो भाई अगर आपको ये भी मैं समझा पाया अच्छे से, तो ये समझूंगा कि हाँ मेरे गुरुजनों ने मेरे को जो पढ़ाया है वो मैं आपको समझाने में कामयाब हो गया। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ना भाई, ठीक है, अपने को यही सुनना है बस आपसे कि हाँ सर समझ में आ रहा है। आज आया भी था एक दोस्त का कि हाँ समझ में आया, अच्छा है, सही दे रहा है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम विदाई लेते हैं इस लेक्चर से। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलते हैं जल्दी ही। नेक्स्ट लेक्चर अभी तो मैं देखिए एनएमआर का असाइनमेंट स्टार्ट कर रहा हूँ नेक्स्ट लेक्चर से, ठीक है। उसके बाद अगर रात को टाइम मिल गया तो आपको टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री कराऊंगा, और जो हमारे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स पर जो सीएफटी जो अप्लाई करते हैं, सीएफटी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, जो नहीं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी अप्लाई करेंगे किस पर, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स पर, ठीक है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में वो आपको कराऊंगा, जब नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे वो आज रात को भी डाल दूंगा, अगर एनएमआर 4 लेक्चर मैंने अभी बना दिए तो क्वेश्चन के, ठीक है। तो अभी के लिए भाई इतना बहुत करवा दिया मैंने, एक एक चीज़ को आपको मेरे ख्याल से ये थोड़े से लेक्चर थे, थोड़ी सी चीज़ें समझानी थी मैंने, ज़्यादा लेक्चर बना दिए। लेक्चर ज़्यादा है लेकिन चीज़ समझ में आएंगी भाई, ठीक है। तो चलिए ठीक है, ओके बाय, ओके।